हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम क्या एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने अपने क्या पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था लघु बीजाणु जनन और परागकण। लघु बीजाणु जनन और परागकण के बारे में हमने क्या एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया था। जो आज का हमारा नया टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि नया टॉपिक है क्या। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। क्या है, बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। ठीक, इसमें क्या है जो अपना टॉपिक है बीजांड की संरचना। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, जो अपना दूसरा टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, स्त्री केसर की संरचना। क्या है, स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना जो आपको ओवरव्यू था वो क्या था, पुष्प का, पुष्प की स्ट्रक्चर वाले आपको वीडियो में क्या बता दिया था। और इसमें क्या होगा, जो डीप जितनी ज्यादा गहराई में जो संरचना होगी वो इसमें हम देखेंगे। स्त्री केसर की संरचना जो एक ओवरव्यू था पुष्प की संरचना में वो हमने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे इसमें और आगे। ठीक, इसके बाद जो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोष का विकास। क्या, भ्रूण कोष का विकास। इसमें हम देखेंगे भ्रूण कोष का विकास। ठीक, इसमें क्या है, भ्रूण कोष का विकास। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो अपना क्या अगला टॉपिक है वो क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। हमारे जो कल के टॉपिक थे वो क्या थे, लघु बीजाणु जनन और परागकण। आज के हमारे जो टॉपिक है उसमें क्या, बीजांड की संरचना, स्त्री केसर की संरचना, भ्रूण कोष का विकास और सबसे लास्ट में क्या है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें नए टॉपिक पर हम क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक जो है वो क्या है, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है, बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो इसमें देखते हैं हम क्या है आगे। इसमें है अपना क्या, स्त्री केसर की संरचना। क्या, स्त्री केसर की संरचना। पहले हम क्या जो आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी उसमें भी आपको क्या स्त्री केसर की संरचना बता दी थी। ठीक है, लेकिन आज हम क्या देखेंगे, बीजांड की संरचना में समझना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्त्री केसर को क्या दोबारा बनाते हैं, उसमें समझते हैं जो अपना क्या बीजांड होता है वो कहां पर स्थित होता है स्त्री केसर में। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, स्त्री केसर का जल्दी से क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं। ये जो ऊपर क्या होती है अपनी प्लेट जैसी संरचना होती है इसको क्या बताया था हमने, वर्तिकाग्र। और ये जो पतली पतली संरचना थी इसको क्या बताया था, वर्तिका। और ये जो मोटी फूली बल्ज स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बताया था हमने, ओवरी या अंडाशय। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो अपना क्या है ओव्यूल या बीजांड है वो स्थित कहाँ होता है। तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होती है, ठीक, ये क्या होता है अपना प्लासेंटा होता है। ठीक है, प्लासेंटा अपरा, तो जानते हो कि प्लासेंटा अपनी ह्यूमन बॉडी में होती है जिससे क्या होता है न्यूट्रिशन जाता है बेबी को। ठीक, इसके ऊपर क्या होती है, धागेनुमा संरचना लगी होती है। क्या होती है, धागेनुमा एक संरचना लगी रहती है। इससे फिर आगे क्या होता है, इसको पतला कर ले। इससे क्या होता है, एक राउंड कलर की क्या होती है संरचना जुड़ी होती है। ठीक है, अभी क्या हम मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में हम इसको समझ लेंगे जब बीजांड को अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या अब इनके करते हैं नामकरण करते हैं। ठीक है, जो अपना क्या था स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या था, स्टिग्मा, स्टिग्मा या वर्ती काग्र। ठीक है, ये अपना क्या था, स्टाइल। ये पतली सी संरचना है तो स्टाइल ही मारेगी और क्या है, तो अपना क्या होता, स्टाइल होता। क्या होता, स्टाइल होता। ठीक है, ये जो मोटी राउंड संरचना थी उसे क्या बोल रहे थे, ओवरी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, ओवरी से। और यही क्या होता अपना अंडाशय भी होता है। क्या होता, अंडाशय। ठीक है, ये जो नीचे संरचना होती है ये क्या बोल रहे थे इसे, अपरा, जो क्या होती है ओवरी से जुड़ी हुई होती है और उसी से क्या होता है अपना फ्यूनिकल या तंतु निकल के जाता है और किसको, ओव्यूल को उसको जोड़ता है। ठीक है, अपरा
और इसी को क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। ठीक है, ये जो क्या होती है धागीनुमा पतली संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अपनी ऊपरी संरचना फ्यूनिकल, इसको क्या तंतु बोल दो। ये क्या होती है, एक धागीनुमा संरचना होती है, एक ट्यूब होता है जो अपना अपना से क्या होता है, अपना जो न्यूट्रिशन निकलता है वो कहाँ, ओव्यूल के अंदर जाता है। ठीक है, इसको जब हम पढ़ाएंगे आगे पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, और ये अपना क्या होता है, बीजांड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बीजांड को करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या करते हैं, बाहर निकाल के करते हैं इसका, और अच्छे से क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, फिर हमें समझ में आएगा कि ये अपरा क्या है, फ्यूनिकल क्या है, बीजांड क्या है। ठीक है, तो इतना आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। स्टेमा का क्या फंक्शन हमने आपको बता ही दिया था, स्टाइल का फंक्शन भी आपको बता दिया था। ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर ये अपना क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, अब इन सब के बारे में अभी और अच्छे से पढ़ लेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, बीजांड की संरचना अथवा गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। अपने ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं ओव्यूल का क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं, या अपना क्या, इससे क्या था, ये अपना क्या हो गया, अपरा। अपरा से ऊपर क्या था अपना, फ्यूनिकल था। क्या था, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल को और अच्छे से बना ले। ये अपना क्या था, फ्यूनिकल था। अब फ्यूनिकल के बाद ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या होती है, राउंड संरचना होती है। क्या होती है, गोल। क्या होती है, एक संरचना होती है गोल। अभी इनके सबके नामकरण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो सबसे नीचे था, ये जो सबसे नीचे था, ये क्या था अपना, अपरा। क्या था, अपरा। इसी को क्या बोला था हमने, प्लासेंटा। क्या बोला था, प्लासेंटा। ये अपना क्या था, तंतु। इसी को हमने क्या बोला था, फ्यूनिकल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बतानी है। जैसे ये फ्यूनिकल खत्म होता है और किससे, ओव्यूल से जुड़ता है। ओव्यूल क्या है, एक मोटे साहब समझ लो कि राउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे क्या अपना फ्यूनिकल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, फ्यूनिकल। जहां ये जुड़ता है, जहां पर ये जुड़ता है वहां पर क्या होता है, एक ज्वाइंट बनता है, कड़ी बनती है। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी कलर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये क्या, फ्यूनिकल की क्या हो रही है, ज्वाइंट दिख रही है। ठीक है, किससे दिख रहा है अपना, जो अपनी ये जो बाहरी आवरण है, या ओव्यूल मान लो अभी के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक बोलते हैं। नाभिक का काम क्या है, फ्यूनिकल या तंतु को किससे, ओव्यूल से जोड़ने का काम। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, अब आपको ये जो कलर में दिख रही है बाहर, ये क्या, एक संरचना दिख रही है। इसको क्या, ये क्या होते हैं, आवरण होते हैं। क्या होते हैं, आवरण। इसी के अंदर हमारा क्या होता है, एम्ब्रोसिक या भ्रूण क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब आवरण है तो आवरण का काम आपको पता ही है, क्या करता है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, जो सबसे बाहर आवरण है, ये क्या, सबसे बाहर आवरण है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण या आउटर एंटेग्यूमेंट। ठीक, ये अपना क्या होता है, एंटेग्यूमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एंटेग्यूमेंट। सबसे बाहर है तो इसको बाह्य आवरण या आउटर एंटेग्यूमेंट बोल दिया। उसके जो क्या अंदर उपस्थित है तो इसे क्या बोल दिया, अंतः आवरण। क्या बोल दिया, अंतः आवरण। इसी को हमने क्या बोल दिया, इनर एंटेग्यू। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये अपना क्या होता है, कंप्लीट क्या होती है, ओव्यूल हो गई। क्या हो गई, ओव्यूल या बीजांड की संरचना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो अपनी क्या ग्रीन कलर की राउंड संरचना दिख रही है, यहां पर क्या होता है, एक सेल्स का गुच्छा होता है। क्या होता है, सेल्स का। जैसे आपको वहां माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ाया था, क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह था, जिससे क्या था, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा क्या थे, वो जुड़े थे।
जब उनको अलग किया था उससे क्या बनी थी, मेगास्पोर मदर सेल्स बनी थी, वो सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी थी। क्या बनी थी अपनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी थी। ठीक है, तो सेम यही यहाँ पर भी एक सिचुएशन होती है। ऐसी कोई प्रॉपर राउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्या होता है इंटेग्यूमेंट के अंदर, क्या होती है कोशिकाओं की एक संरचना होती है। हमने तुम्हें समझाने के लिए क्या एक राउंड संरचना बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल क्या होता है कोशिकाओं का क्या होता है गुच्छा होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। ठीक, इतना आगे समझ में। अब क्या है, आप देख रहे होगे कि जो इंटेग्यूमेंट है वो क्या पूरी तरीके से क्या साउंड स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर आके क्या इंटेग्यूमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर इंटेग्यूमेंट की कोई भी लेयर उपस्थित नहीं है, इसे हमने क्या बोल दिया, वो क्या बोला, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक है, बीजांड द्वार के जस्ट सामने आपको भी क्या एक खाली स्थान दिख रहा होगा। ठीक है, जहां पर ना कोई न्यूसेलस है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, निभाग। क्या बोलते हैं इसको, निभाग। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्या, चैलेजा। कोई क्या पढ़ता है, कैलेजा। चला जा नहीं, क्या होता है, चैलेजा। ठीक, तो इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें क्या, अब हम क्या करते हैं, एक एक जो अपना लिखा है इनके सबके फंक्शन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, आपको यही समझा दे रहे हैं, पहले डायग्राम में समझा देंगे तो आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपना क्या जो अपरा है, अपरा क्या करता है कि जो प्लांट है, ठीक है, उससे जो भी न्यूट्रिशन क्या करता है, इकट्ठा करता है, उसे कहाँ पहुंचाता है, यहां से होते हुए। पहले तो आप इसको डायग्राम को बना लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, जो भी करना, इसके बाद हम देखते हैं इसमें डायग्राम में, क्योंकि अब क्या होगा, ये डायग्राम बिगड़ेगा अपना। ठीक है, तो अपना क्या अपरा, अपरा ने क्या किया, न्यूट्रिशन इकट्ठा किया। तो ये जो तंतु है, यहां से न्यूट्रिशन होता हुआ, यहां से होता हुआ इंटेग्यूमेंट के थ्रू जाता हुआ कहाँ जाता है, अपने भ्रूण के पास जाता है। अभी भ्रूण नहीं बना। ठीक है, जब भ्रूण बनेगा, हमने क्या इसको बता दिया, इनके फंक्शन हमें बताना कि इसका काम क्या होता है। तो अपरा क्या करता है, इस भ्रूण को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके अलावा क्या करता है, ओव्यूल को क्या करता है, ओवरी बाल से, जो अंडाशय भित्ति है ना, ये क्या थी, अपनी अंडाशय भित्ति थी। ये क्या थी, अंडाशय भित्ति। इससे क्या अपना ये प्लासेंटा लगा है, यहां से क्या ये जो ओव्यूल है इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक, ओव्यूल अपना बीजांडु इसको जोड़ने का काम करता है, किससे, अंडाशय भित्ति से। ये क्या है, ओवरी है अपनी, और इस ओवरी की भित्ति को क्या बोलेंगे, ओवरी भित्ति या ओवरी बॉल बोलेंगे। ठीक, अब अपरा का तो काम हमें समझ में आ गया। अब तंतु का काम क्या करता है, ठीक है, तंतु का एक काम क्या है कि अपरा और फ्यूनिक, अपरा और ओव्यूल को क्या आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा करता क्या, ये जो तंतु है ये धागेनुमा संरचना होती है, लेकिन ये क्या करती है, ट्यूब की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, ट्यूब की तरह। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन अपरा देता है वो कहाँ जाता है, किसके पास, अपने भ्रूण के पास आता है। किसके पास आता, भ्रूण के पास। ठीक है, इसके अलावा हमें तंतु का काम समझ में आ गया, अपरा का काम समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नाभिक। तो नाभिक को क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज क्या लिंक हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को या बंध को या इस लिंक को या कड़ी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक या हाइलम कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हाइलम का काम क्या है, तंतु को किससे जोड़ती है, बीजांड से जोड़ती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या, हमारे इंटेग्यूमेंट या आवरण। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी भ्रूण बनेगा, ठीक है, भ्रूण बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, उसको क्या करता, आप या क्या सुरक्षा प्रदान का काम करने का काम करता। बाद में यही अपने किसमें जो बीज की बाहर एक जो लेयर होती है ना, सीड कोट होता है, ठीक है, या बीज आवरण होता है, उसमें क्या होती है, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या, अब इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, बीजांड द्वार, इसका काम क्या होता है, तो अपना जो बीजांड द्वार है ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन है वो बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, वो पोलन ट्यूब क्या करती है, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा है, इससे ओवरी है, यहाँ पर ये क्या है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोपाइल। यहाँ से ये जो अपनी क्या होती है, पोलन ट्यूब आती है, तो इसके थ्रू क्या करती है, अंदर घुसती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, जो अपने नर युग्मक या मेल गैमेट होती है वो किसके, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करती है, छोड़ देती है उसे,
अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। अभी क्या करते हैं, इनका फंक्शन बता रहे हैं। जो बीजांड द्वार का करता है, पोलन ट्यूब का करता, अंदर जाने का करता, रास्ता प्रदान करता। ठीक है, इसके बाद क्या अपना निभाग। ठीक है, चैलेंजा का काम क्या करता है? चैलेंजा का काम ये होता है कि यहाँ से जो न्यूट्रिशन आया है इंटेगुमेंट के थ्रू, यहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान होता, तो यहाँ से क्या करता है, ये पोषण क्या होता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो निभाग का काम क्या होता है कि जो अपराग से जो अपना न्यूट्रिशन आया या पोषण आया उसको क्या भ्रूण तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, इतना क्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप क्या नीचे जाके कमेंट कर देना, तो इसको क्या हम फिर से क्या उस कमेंट में ही आपको क्या करते हैं, आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या है, अपरा। ठीक है, अपरा आपको बताया था, अपरा का काम क्या होता है। चलो इसको कलर चेंज कर ले रहे। अपरा, अपरा बीजांड को अंडाशय भित्ति से जोड़ने का काम करता है और विकसित कर रहे भ्रूण को क्या करता, पोषण प्रदान करता। ठीक है, जैसा आपको आगे बताया था, पीछे बताया था, वही सेम क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या अपना तंतु। तंतु क्या होती है, धागेनुमा संरचना होती है जो बीजांड को अपरा या प्लासेंटा से जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या अपना नाभिक या हाइलम, जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल बॉडी से जोड़ता है, जो बीजांड काय था उससे क्या करता है, जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम का करता है, कड़ी के रूप में काम करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बीजांड काय। क्या देखते हैं, बीजांड काय। तो बीजांड काय, अच्छा बीजांड काय के बारे में आपको जिक्र नहीं किया, चलो हम बता दे। बीजांड काय, यहां पर ये जो न्यूसेलस लिखा है, क्या लिखा है, न्यूसेलस। बीजांड काय, बीजांड क्या क्या होती है, कोशिकाओं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, डिप्लॉइड। क्या होती है, डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो उन कोशिकाओं क्या होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, हम न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, द्विगुणित कोशिकाओं का क्या द्रव्यमान जो भोजन को करता है, स्टोर करता। और ये जो अपनी क्या होती है, न्यूसेलस होती है, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता रहता। जो प्लासेंटा से फूड गया चले जाके पास, तो ये जो फूड, जितना भी फूड आता जाएगा, क्या करते हैं, न्यूसेलस क्या करते हैं, स्टोर करते जाएंगे। जब तक एम्ब्रियो से बना नहीं है या भ्रूण काय नहीं बना, तब तक क्या जो भी भोजन आ रहा है उसको वो खुद स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जब भ्रूण बनने लगेगा तब ये क्या, वो जो डायरेक्ट फूड आ रहा है अपना कहां से, प्लासेंटा से, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, भ्रूण खुद लेता जाएगा। ठीक, इसके बाद आवरण। आवरण न्यूसेलस के चारों एक क्या करता है, सुरक्षा परत बनाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव क्या करता है, लेयर का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं या एंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, एंटेग्यूमेंट का आपको काम बता ही दिया कि पहले क्या करते हैं, भ्रूण या न्यूसेलस को करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, बाद में यही क्या बन जाती है, सीड कोट या सीड लेयर बन जाती है। ठीक है, जो बीज देगा उसके बाहर क्या होती है, कवर होता है। ठीक, इसके बाद क्या, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, जहां क्या होता, आवरण अनुपस्थित होता। आपको यहां बताया था, यहां पर आपको बताया था, ये यहां पर क्या एंटेगुमेंट क्या अब्सेंट है, यहां पर कुछ है नहीं है। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला था, बीजांड द्वार बोला था। क्या बोला था, बीजांड द्वार बोला था। ठीक, ठीक है, तो बीजांड द्वार आपको समझ में आ गया था। जो सबसे बाहर जो आवरण है उससे क्या बोला था हमने, आउटर एंटेगुमेंट, और जो अंदर उपस्थित है उसे क्या बोला था हमने, इनर एंटेगुमेंट। ठीक है, निभाग, चैलेंजर, इसका भी काम बता दिया था। ये क्या होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट सामने उपस्थित होता है। ठीक है, हाँ एक बात और बतानी थी कि जो हम जितनी भी अपनी क्या होती है, ओव्यूल होते हैं या बीजांड होते हैं, हम उसमें क्या जो अपना सिलेबस है उसमें केवल क्या एनाट्रोपस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, बाकी जो अपने हैं वो सिलेबस से क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, या उनको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो एनाट्रोपस वाला होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, वो क्या होता है, निभाग के जस्ट सामने उपस्थित होता है, या क्या होता है, निभाग जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोपाइल के सामने होता है। ठीक है, सामने का भाग जो फ्यूनिकल के द्वारा विकास कर रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, जैसा आपको बताया पहले कि प्लासेंटा से जो भी न्यूट्रिशन निकल के आया है वो चैलेंजा के थ्रू या कैलेजा बोल लो या निभाग बोल लो, उसके थ्रू कहाँ जाता है, भ्रूण में जाता है। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा, अपनी क्या थी, बीजांड की संरचना क्या हो गई थी, पूर्ण हो गई थी। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, अपना गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन या भ्रूण कोश का डेवलपमेंट या भ्रूण कोश का विकास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या, भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक, इसमें आगे अपना क्या, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया था पहले, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस या अपना बीजांड काय। ठीक, न्यूसेलस क्या था, कोशिकाओं का क्या था, गुच्छा था। जैसे मान लो यहां पर क्या है, कोशिकाओं का
एक हमने क्या लिया, कोशिकाओं का एक गुच्छा ले लिया, कोशिकाओं का एक ये गुच्छा है, इसी को हमने क्या बोला था, बीजांडकाय या न्यूसेलस बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, कोशिकाओं का गुच्छा है। ठीक है, इसको हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन में क्या है कि हर व्यक्ति क्या है कि अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, या मान लो रईस नहीं हो पाता। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। जैसे ये क्या है, कोशिकाओं का एक पूरा गुच्छा है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें से जो सब कोशिकाएं वो क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। ठीक है, अब इसमें जो सब कोशिकाओं को ग्रो ना करने का रीजन क्या है कि इसमें क्या होती है, पोषण की कमी की वजह से करती है, सब कोशिकाएं ग्रो नहीं करती। ठीक है, और जैसे अपने डेली लाइफ पे देखा जाए तो हर व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान नहीं होता। जो जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ज्यादा क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। और इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा पोषण जो कोशिका लेती जाएगी, उसमें से क्या एक कोशिका क्या होगी, बहुत सारी क्या हो जाएगी, शक्तिशाली या बड़ी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, और जो वो कोशिका बड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे देखें हम, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो इसके चारों तरफ ये कोशिकाएं बना दो। पहले क्या करते हैं, इसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना दी। ठीक है, और ये होता क्यों क्यों, पोषण की कमी की वजह से। इसलिए क्या करते हैं, केवल एक कोशिका क्या कर पाती है, ग्रो कर पाती है, बाकी ये जो कोशिकाएं होती है क्या करते हैं, इस कोशिका को क्या करती है, पोषण देती रहती। अब ये क्या मुखिया है। ठीक है, कौन से अपनी जो न्यूसेलस थी या बीजांडकाय था, उन कोशिकाओं का क्या है, ये मुखिया है। इस मुखिया को हमने क्या बोल दिया, मेगा स्पोर मदर सेल्स। इसको हमने क्या बोला, मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहां पर अपने एक सवाल बनता है कि जो अपनी न्यूसेलस थी, क्या थी, न्यूसेलस, ये कोशिकाएं क्या थी, द्विगुणित थी। क्या थी, द्विगुणित। मतलब ये जो कोशिकाएं अपनी कौन सी, न्यूसेलस जो कोशिकाएं हैं, न्यूसेलस सेल्स, ये क्या थी, द्विगुणित। क्या थी, नंबर में कितने होंगे, 2n, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी इसमें, 2n होगी। इसमें अभी कुछ कोई डिवीजन तो हुआ नहीं है, इसमें क्या हुआ, सेल ने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली। क्या कर ली, ग्रोथ ऑफ एनी वन सेल। ठीक है, किसी एक कोशिका में क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब केवल एक कोशिका में ग्रोथ क्यों होती है, ये आपको बता दिया, किसकी वजह से, पोषण की कमी की वजह से। ठीक है, इतना ही खाना है कि केवल एक कोशिका क्या कर पाती है, ग्रो कर पाती है, क्या कर पाती है, वृद्धि कर पाती है। ठीक, अब क्या हुई, अपनी जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी भी बोल देते हैं। ठीक है, जो अपनी मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रिडक्शनल डिवीजन तो हुआ नहीं है, ये अपना क्या मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो ये क्या होगी, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2n होगी। ठीक, अपना क्या यहां तक क्या समझ में आ गया कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होगा, निर्माण कैसे होगा। ठीक है, अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। ये आपको पता ही है कि जो अपना क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती है, मतलब एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने क्या कोशिकाएं बनी है, वो कितनी बनी है, 4 कोशिकाएं बनी है। क्या बनी है, 4। सबके पास अपना अपना क्या होगा, एक एक केंद्रक होगा। ठीक है, ये जो चारों कोशिकाएं बनी होंगी वो कैसी होंगी, पहले यहां लिख दिया हम क्या, मियोसिस डिवीजन। क्या लिखा हमने यहां पर, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या, 4 अगुणित कोशिकाएं बनी। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी। इनमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n होगी। सभी कोशिकाओं के पास क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n होगी। ठीक है, इतना आगे समझ में। और ये क्या अपनी हैप्लॉइड या अगुणित, अपनी क्या है, हैप्लॉइड, इसी को क्या बोलते हैं, अगुणित, अगुणित। ठीक है,
यही क्या होते हैं अपने मेगा स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? मेगा स्पोर, लघु बीजाणु। क्या होते हैं अपने? लघु बीजाणु या मेगा स्पोर, लघु बीजाणु, और इसी को क्या बोलेंगे हम? मेगा स्पोर बोलेंगे। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे हुआ था। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ तो उसे हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोला था हमने? लघु बीजाणु जनन। इसी प्रकार क्या है जो अपना गुरु बीजाणु जनन है वो क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, सॉरी यहां पर क्या लिख दिया हमने? लघु बीजाणु लिख दिया, यहां पर हम लिखना था गुरु बीजाणु, यहां लिखना था मैं क्या? गुरु बीजाणु। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु की बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो क्या गुरु बीजाणु हमें क्या हो गया? समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? गुरु बीजाणु से क्या बनता है अपना आगे? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? आगे देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम क्या? एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, भ्रूण कोश का विकास। अब भ्रूण कोश का विकास होता कैसे, अब हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हमारी 4 कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या बोला था हमने? मेगा स्पोर। क्या बोला था? मेगा स्पोर या लघु बीजाणु, वो सॉरी गुरु बीजाणु। क्या बोला था? गुरु बीजाणु। तो यहां पर क्या करते हैं? हम इनका नाम लिख देते हैं नीचे। ये अपनी जो चारों क्या है? आगुणित है। क्या है? आगुणित। और इसको हमने क्या बोला? मेगा स्पोर। ठीक है, या गुरु बीजाणु। क्या बोला हमने इसको? मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और ये क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं? हैप्लॉइड। मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है इसमें? n होती है। ठीक, अब इसमें से क्या होता है? ये जो ऊपर की 3 सेल है, जरूरी नहीं है कि ऊपर की, नीचे की भी कोई 3 सेल हो सकती हैं। इसमें से जो ऊपर की 3 सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट या नष्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है नष्ट? क्योंकि पहले ही बताया था क्या होता है? पोषण की कमी होती है। क्या होती है? पोषण की कमी होती है, जिसकी वजह से ये जो 3 सेल होती हैं क्या करती है? अपनी कुर्बानी दे देती है कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपनी जिंदगी क्या करती? कुर्बान कर दी। इसके लिए अपनी क्या करती? जिंदगी पूरी कुर्बान करती। ये आगे मजे करेगा। ठीक है, मजे क्या करेगा? इसको क्या करना? अपना वंश आगे बढ़ाना है। जैसे अपने मान लो कि पूर्वज होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो खत्म हो जाते हैं, अपनी कुर्बानी देकर जो अपनी संपत्ति वगैरह जो उन्होंने इकट्ठी की थी वो अपने पुत्र को दे देंगे। अब वो पुत्र क्या करेगा? उस वंश को करेगा आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो अपनी ऊपर की जो कोशिकाएं हैं ये क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, अपनी एक कोशिका बची है, ये क्या है? एक मेगा स्पोर बचा अपना क्या? सिंगल। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दें नष्ट होना, नष्ट या डीजनरेट। कितनी कोशिकाएं? ये जो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं हैं, ये जो 3 सेल्स हैं, ये क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब अपनी क्या बची? एक सिंगल कोशिका बची। ठीक है, अब ये क्या है? सिंगल कोशिका, इसमें क्या है? केंद्रक है। तो ये क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन। और किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू। मतलब इसमें क्या होता है? कोश का द्रव्य जो अपना होता है सेल्स के अंदर, उसका कोई विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता, केंद्रक क्या होता? विभाजित हो जाता। किसके थ्रू? माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। माइटोसिस डिवीजन आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। उसमें क्या होता है? अगर एन नंबर यहां पर भी है तो एन नंबर यहां पर भी होगा, लेकिन क्या केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब फिर से क्या होता है? इन दोनों केंद्रकों में ये जो केंद्रक है वो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। ये जो अपना मान ली राउंड स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो केंद्रक है ये दूसरे अपोजिट पोल की तरफ जाना चालू कर देंगे। ठीक है, ये इस तरफ निकल जाएगा, ये इस तरफ को निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? दोनों अपोजिट पोल पर आ गए। ठीक है, अपोजिट पोल या ध्रुव। ठीक है, अपन सिरा भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, जब ये क्या करेंगे? अपोजिट पोल पर या सिरा पर आ जाएंगे तो इनमें फिर से क्या हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होगा। अब ये फिर से क्या करेंगे? माइटोसिस डिवीजन करेंगे। और माइटोसिस डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन जो करेंगे वो कौन सा होगा? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर का बता चुके हैं कि मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो उसका कोशिका द्रव्य है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही, जो अपना है उसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा। केवल किसमें हो रहा? केंद्रकों में, जो उसके न्यूक्लियस है उसमें हो रहा केवल विभाजन। ठीक है, कौन सा? माइटोसिस डिवीजन। तो अपनी क्या थी? एक एक कोशिकाएं थी, वो आगे फिर क्या हो गई? अपने 2-2 कोशिकाएं हो गई।
अब फिर से ये जो दो कोशिकाएं फिर से करती हैं, फिर से माइटोसिस डिवीजन करती हैं। और कौन सा माइटोसिस डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर वाला। कौन सा? फ्री न्यूक्लियर। अब ये दो से क्या हो जाएंगी? चार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चार। इतना तो पता है कि ये दो कोशिकाएं फिर से क्या करेंगी? माइटोसिस डिवीजन करेंगी। ये दो कोशिकाएं माइटोसिस डिवीजन करेंगी, तो यहाँ पर क्या होगी? चार कोशिकाएं ऊपर हो जाएंगी, चार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नीचे हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ऊपर चार कोशिकाएं हैं और ये जो नीचे कोशिकाएं हैं, इसमें से जो केंद्रक है या केंद्रक, सॉरी, ये जो चार केंद्रक ऊपर है, चार केंद्रक नीचे हैं, इनमें से एक एक केंद्रक क्या होगा? सेंटर की तरफ आने लगेगा। इनमें से जैसे ये अपना एक क्या नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है? केंद्रक हो गया एक। ठीक, क्या हो गया? एक बीच में आ गए दोनों केंद्रक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता? अब इसके बाद होता है क्या? जो अपना क्या था? केंद्रक, केंद्रक जो प्लाज्म था या साइटोप्लाज्म था, ठीक है, केंद्रीय द्रव्य था, उसका क्या होता? अब होता उसका क्या? विभाजन। ठीक है, तो विभाजन कैसे होता है? देखो, अपने के ऊपर की जो तीन सेल है, ठीक है, ये करती हैं, यहाँ पर एक रफली डायग्राम यहीं पे बना ले रहे, जैसे क्या है, ये कोशिकाएं है, ऊपर ये क्या है? तीन केंद्रक है, नीचे क्या है? एक तीन केंद्रक है, और बीच में क्या हो गया? दो केंद्रक आ गए। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो कैसा होता? ये तीन कोशिकाएं यहाँ हो जाती हैं, मतलब तीन बार यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुआ, या तीन बार केंद्रक विभाजन यहाँ पर हुआ, और तीन बार यहाँ हुआ। ठीक है, और ये जो बाकी स्पेस बचा है, ये एक अलग कोशिका हो गई। ये जो अलग कोशिका है, इसमें दो केंद्रक आ गए। मतलब इसमें देखा जाए तो कितनी सेल्स बनी है? एक सेल्स ये बनी है, एक सेल्स ये बनी है, एक सेल्स ये बनी है, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये एक के जो अपनी सेल्स बनी है वो क्या? अंदर है, जिसमें क्या? दो केंद्रक हैं। ठीक है, तो कुल कोशिकाएं कितनी हो गई? सात कोशिकाएं हो गई। कितनी कोशिकाएं हो गई? सात। अब इसमें देखा जाए केंद्रक कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। कितने केंद्रक हो गए? आठ केंद्रक। मतलब ये है कि जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं और कितने केंद्रक होते हैं? तो उसमें कितनी हो जाती हैं? सात कोशिका होती हैं और आठ केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट वगैरह में आता भी है, तो आपको इसको याद रखना है कि जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसमें क्या होता है? सात क्या होती है? अपनी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और आठ क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या हो रहा था? अपना साइटोकाइनेसिस। यहां पर क्या हो रहा था? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अपन को क्या? अपन ये क्या मिल गया? अपन को एम्ब्रियो सैक मिल गया। क्या मिल गया? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। अब इसमें जो कोशिकाएं बनी हैं, इनका क्या करते हैं? हम नामकरण करते हैं। अब इनको देख लें कि जो ऊपर तीन कोशिकाएं बनी है, ये जो नीचे तीन कोशिकाएं बनी है, इन कोशिकाओं का नाम क्या है? ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है, पहली बात तो ये जो जितनी भी कोशिकाएं बनी है, ये क्या है? हैप्लॉइड कोशिकाएं बनी है। ये जो सात कोशिकाएं बनी है, ये क्या है? हैप्लॉइड कोशिकाएं। ठीक है, जब ये दो बीच की कोशिकाएं क्या होती है? फ्यूज हो जाती है, तब ये जाकर क्या? डिप्लॉइड कोशिका बनाती है। वहां पर हम क्या है? आगे देखेंगे। लेकिन अभी क्या है? यहाँ पर सात कोशिकाएं हैं और क्या है? आठ केंद्रक है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं, ये जो ऊपर की तीन कोशिकाएं हैं, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि ये किस तरफ है। ये जो एंटीपोडल सेल्स लिखा है ऊपर, ये किस तरफ होता है? चैलेजल। जो अपना चैलेजल एंड था, निभाग वाला भाग। ठीक है, ये जो अपनी एंटीपोडल सेल्स होती है वो किस तरफ होती हैं? चैलेजल भाग की तरफ। इसे क्या बोलते हैं अपन? निभाग। क्या बोला था? निभाग। ठीक है, और जो अपनी क्या होती है? ये जो नीचे की तरफ दिख रहा, ये जो तीन कोशिकाएं दिख रही हैं, नीचे की तरफ की ये तीन कोशिकाएं यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये जो तीन कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाती हैं? एग अपरेटस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। इसमें से दो, ये जो पिंक कलर की दिख रही हैं, ये क्या है? सिनर्जेट कोशिकाएं हैं। ये जो नीचे की तरफ दो पिंक कलर की दिख रही है, वो क्या? सिनर्जेट कोशिकाएं हैं। और अपनी क्या, एक जो व्हाइट कलर की दिख रही है, वो क्या? एग कोशिका या अंड कोशिका। ठीक है, एग सेल या अंड कोशिका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो अपनी क्या होती है? सिनर्जेट सेल्स और एग सेल्स जिस तरफ होती है, वो क्या होता है? माइक्रोपाइलेंट होता है। क्या होता है? माइक्रोपाइलेंट। माइक्रोपाइलेंट मतलब बीजांड द्वार, जहां से अपना क्या होता है? पॉलन ट्यूब क्या होगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? एंटर करेगा। ये पूरा क्या अपना एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ऊपर की जो चैलेजल एंड की तरफ जो अपनी सेल्स है, तीन सेल्स है, वो क्या है? सब क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। कोशिका कितनी होती है? तीन कोशिका है ये। ठीक है, और ये क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो किस तरफ है? चैलेजल एंड की तरफ। ठीक है, दो केंद्रक क्या बीच में है,
ये जो ब्लू कलर से अपन को दिख रहा है ना, ये कोशिका है पूरी, इसमें क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या बताना था, एग सेल और सिनर्जेट सेल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये पूरा क्या अपना मेल गैमेटोफाइट हो गया, ये सेंट्रल सेल्स, ये बीच में जो दिख रही है सेंट्रल सेल्स। ठीक है, सेंटर में तूने क्या बोल दिया, सेंट्रल सेल्स। ठीक है, इसमें क्या 2 न्यूक्लियस है, क्या है, 2 न्यूक्लियस, इनको क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड। और उसके नीचे क्या अपना ये फिलीफॉर्म अपैरेटस लिखा, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होता क्या, तो अपनी जो सिनर्जेट सेल्स होती है ये क्या करती है, गाढ़ा गाढ़ा से एक मतलब मटेरियल बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर थिकनिंग बनाती है। ठीक है, जो क्या होती है, अपने रेशेदार होते हैं। इनका काम क्या होता है, काम आगे बता दे, चलो अभी बता दे। जो अपने क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस होती है, ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को अंदर घुसने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं या कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब को पता चलता है कि हमें जाना कहाँ है। अब पॉलन ट्यूब की क्या होती है, आगे तो आंखें तो होती नहीं है, तो उन्हें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेंस मिलता होगा या कुछ केमिकल मिलता होगा, जिससे उन्हें पता चलता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। जब हम पॉलिनेशन पढ़ाएंगे तो इस फिलीफॉर्म अपैरेटस का बहुत अच्छे से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप इतना समझ लो कि जो अपना फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, ये करता है पॉलन ट्यूब को करता है डायरेक्शन या गाइड करता है। ठीक, तो इसमें से क्या हर चीज हमें क्या होगी, समझ में आ गई। और जो क्या होती है, अंडकोश का होती है, क्या है अपनी, क्या है, जो ये अंडकोश का है। ठीक है, अंडकोश का क्या होती है, जैसे वहां पर पॉलन ग्रेन में क्या होती है, एक पॉलन ग्रेन अपन ने पढ़ा था, पॉलन ग्रेन में क्या थी, जनरेटिव सेल्स थी। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया था, मेल गैमेटोफाइट हो गया था, लेकिन जो अपनी जनरेटिव सेल्स थी वो क्या थी, मेल गैमेट या नर युग्मक थी। इसी तरीके से जो एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन जो एग सेल है, ये क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है या मादा युग्मक होती है। इतना क्या समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि एग अपैरेटस क्या होता है, यहां पर हम लिखे दे रहे साइड में, पहले तो इसको इरेज कर दें। एग अपैरेटस आपको समझ में आ गया होगा। एग अपैरेटस क्या होते हैं, एक समूह है मान लो, जिसमें क्या होती है, 2 सिनर्जेट सेल्स होती हैं और एक क्या होती है, अपनी एग सेल्स होती है। वैसे शायद हमने आगे लिख दिया एग अपैरेटस के बारे में, फिर भी हम बता दे रहे हैं एग अपैरेटस। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, 2 सिनर्जेट सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जेट सेल्स प्लस एक एग सेल्स। क्या होती है, 2 सिनर्जेट सेल्स होती हैं और एक सेल, एक एग सेल, ये आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, एग अपैरेटस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और फिलीफॉर्म अपैरेटस को बनाता कौन है, अपनी कौन बनाती है, सिनर्जेट सेल्स बनाती हैं। कौन बनाती है, सिनर्जेट सेल। तो आई होप यहां तक आपको क्या समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब इनके बारे में बताया गया कि जो अपनी एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है, तो हमने बताया था कि एंटीपोडल सेल्स क्या होती है, 3 हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं, जो कहां होती हैं, चैलेंजल एंड की तरफ उपस्थित होती है। चैलेंजल एंड कहां, आपको बता दिया था, जो बीजांड का क्या बताया था आपको, स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें आपको बताया था कि बीजांड जो अपना क्या होता है, चैलेंजल एंड किस तरफ होता है। ठीक है, तो 3 अगुणित कोशिकाएं, इसमें देखते हैं, 3 अगुणित कोशिकाएं, हैप्लॉइड कोशिकाएं, जो चैलेंजल एंड के पास उपस्थित होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से फूड एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है। ठीक है, तो क्या थी, अपनी जो एंटीपोडल सेल थी, जैसे चैलेंजर तक फूड आ गया किसके थ्रू, एंटीग्यूमेंट के थ्रू या फ्यूनिकल के थ्रू। ठीक है, अब चैलेंजर से फूड कहां पहुंचाना अपन को, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये जो फूड है वो कौन पहुंचाता है, जो एंटीपोडल सेल्स होती है, वो करती है फूड को कहां से, चैलेंजर भाग से लेकर के कहा, एम्ब्रियो सैक के करते हैं अंदर छोड़ देती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन कहां पर, सेंट्रल सेल। ठीक है, तो सेंट्रल सेल क्या होती है, भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अभी आप चाहे डायग्राम में देख लो, सब कोशिकाएं कितनी छोटी छोटी है, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है पूरी अंदर, ये सब क्या है, एक कोशिका है। कौन सी, जो केंद्रीय कोशिका है। ठीक है, तो ये अपनी एम्ब्रियो की सबसे बड़ी कोशिका हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, जो आपस में मिलकर के क्या द्विकेंद्रीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, 2n नंबर हो जाता है। ठीक है, इतना क्या आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंड उपकरण, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस के बारे में हमने आगे पढ़ा ही दिया आपको। एग अपैरेटस क्या होता है, इसमें 2 सिनर्जेट सेल्स होती हैं और एक क्या होती है, एग सेल। एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है, जो आपस में मिलकर के किसका, एग अपैरेटस का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन आपको हमने पहले पढ़ाया था, जब क्या पढ़ाया था, स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में पढ़ाया था। तो आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में वही बता दिया था, किससे मिलकर के बना होता है प्लाज्मोडेस्माटा, कैलोस से। वैसे ही आपको आंसर कमेंट में नीचे लिखना है। ठीक, इसके बाद क्या अपने फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस या रेशेदार उपकरण, ठीक है, ये क्या होती हैं, जो अपने माइक्रोपाइलेंट पर उपस्थित होते हैं और क्या करती है, सिनर्जिट सेल्स इनका निर्माण करती हैं। कौन सी कोशिकाएं, जो अपनी सिनर्जिट कोशिकाएं होती हैं, वो किनका निर्माण करती हैं, एक गाढ़ा सा
पदार्थ बनाती है, इससे क्या होती है, फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको एम्ब्रियो सेक के बारे में क्या अच्छे से पता चल गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि एम्ब्रियो सेक क्या होता है, 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस के स्टेज में क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद क्या है हमारा, क्या है इसके बाद, क्या नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब इन दोनों में अंतर देख ले रहे हैं कि दोनों में, जैसे अपना क्या था, जो अपना क्या है, जो नर युग्मकोद्भिद है, इसको क्या बोला था अपन ने, पॉलन ग्रेन बोला था। क्या बोला था, पॉलन ग्रेन। और ठीक है, और जो अपना क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या अपना एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश या परागकण। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अपना पॉलन ग्रेन भी क्या था, हैप्लॉइड था, और अपना क्या मादा युग्मकोद भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुकोश की है। मतलब इसमें क्या थी, जो अपना पॉलन ग्रेन था वो क्या 2 से 3 कोशिकाएं थी उसमें, तो वो बहुकोश की होगा। और जो अपना मादा युग्मकोद्भिद है या फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी बहुकोश की हो गया। क्यों, इसमें तो वैसे भी 7 कोशिकाएं हैं। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाएं हो जाती हैं तो अपनी क्या बहुकोश की में गिनती होने लगती है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या कोशिका, क्या 2 कोशिका अथवा 3 कोशिका, ये भी बताया था 3 कोशिका। जो 3 का जो 2 कोश का स्टेज होती है वो कहती है 60% होती है रिलीज, और जो 3 कोश का होती है वो कितने, 40%। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया था जब हमने क्या पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इनको जो अपना मेल गैमेटोफाइट होता है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, और जो अपना फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 7 कोश का और 8 केंद्रक। लेकिन इसमें क्या होता है, जितनी कोशिकाएं होंगी उतने ही क्या होंगे, केंद्रक निर्माण होगा। अगर 2 कोशिकाएं होंगी तो 2 केंद्रक होंगे, 3 कोशिकाएं होंगी तो 3 केंद्रक होंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण सेक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या था, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज पूरा पढ़ा है। पूरा जल्दी से क्या करते हैं, रिकैप करते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, इस तरीके से जो ऊपर की जो मोटी संरचना गद्दीनुमा संरचना होती है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो एक पतली पतली संरचना होती है इसे बोलते हैं स्टाइल। और एक जो फूली हुई संरचना होती है राउंड, इसे बोलते हैं हम क्या, ओवरी। और जो अपने ओव्यूल होते हैं, क्या होते हैं, ओव्यूल या बीजांड का है, क्या होते हैं, ओवरी वाल से जिसके थ्रू जुड़े होते हैं उसे अपरा कहते हैं। अपरा और ओव्यूल को जोड़ने के लिए एक पतली संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु। इसके बाद क्या था अपना बीजांड का संरचना। ठीक है, तो बीजांड की संरचना हम किसकी पढ़ रहे हैं, केवल एनाट्रोपस की पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस का जो ओव्यूल होता है या बीजांड होता है वो क्या होता है, उल्टा हो लगा होता है। कैसा होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं एंटेग्यूमेंट, जो सबसे बाहरी है उसे आउटर एंटेग्यूमेंट, और जो उसके अंदर है उसे इनर एंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या होता है अपना प्लासेंटा। प्लासेंटा का काम क्या होता है, फ्यूनिकल के थ्रू बीजांड को क्या जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये प्लासेंटा यही क्या करता है, एम्ब्रियो को करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो फूड प्लासेंटा से जाता है वो क्या चैलेंजा के थ्रू किसके अंदर जाता है, अपने एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या हाइलम, हाइलम क्या होता है, एक लिंक होती है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को करती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, और फ्यूनिकल क्या होती है, पतली धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, और जो अपनी क्या होती है, बीजांड का या न्यूसेलस होती है, ये क्या होती है, कोशिकाओं का एक समूह होता है या द्रव्यमान होता है। ठीक है, जो क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। इन्हीं से आगे किसका निर्माण हो रहा था, अपना मेगास्पोर का। पहले तो मेगास्पोर मदर सेल्स का निर्माण होगा, उसके बाद क्या होगा, मेगास्पोर का निर्माण होगा। ठीक है, अपरा प्लासेंटा के बारे में बता दिया था आपको, फ्यूनिकल और हाइलम के बारे में बता दिया था, बीजांड का है, न्यूसेलस, निभाग, इन सब के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। भ्रूण कोश का विकास। ठीक है, भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, न्यूसेलस जो होती है उसमें से कोई एक कोशिका क्या होती है, ग्रो करती है। ठीक है, जो क्या करती है, किसका, मेगास्पोर का निर्माण करती है। उससे क्या होती है, उसमें म्यूसिस डिवीजन होता है जिससे क्या होती है 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस या लघु बीजा गुरु बीजाणु जनन। ठीक, इसके बाद क्या था, जो अपनी क्या थी, गुरु बीजाणु बने थे वो 4 टेट्राड के फॉर्म में थे। उससे उसमें से क्या होती है, जो 3 ऊपर की सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, एक जो कोशिका बचती है वो क्या करती है, ग्रो करती है, और उसके बाद उसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यू चलता है। और जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन होता है। जैसे लास्ट में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 7 कोशिकाएं और क्या होता है, 8 केंद्रक में क्या होता है, उपस्थित होता है, या उसी फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश आपको अच्छे से बता ही दिया था। इसमें क्या एंटीपोडल सेल्स होती हैं, वो चैलेंजर एंड की तरफ उपस्थित होती हैं। और जो अपनी एग apparatus होता है वो 2 सिनर्जिड सेल्स और 1 एग सेल से मिलकर के बना होता है।
जिसमें से क्या होती हैं, दो सिनर्जेट सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, फिलीफॉर्म का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, थिक सेलुलर थिकनिंग बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाती है। और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, जो पोलन ट्यूब को क्या करती है, एम्ब्रियो के अंदर अंदर एंटर करने को क्या करती है, गाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है अपना, ये इतना समझ में आ गया होगा। एक्सेल क्या होती है, अपनी मेल गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, ये सब आपको बढ़ा ही दिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पढ़ा दिया। अब आज की जो आज अपने सीखा क्या, तो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं आज हम, कि जो एम्ब्रियो सैक होता है या भ्रूण कोश होता है, किस अवस्था में होता है, किस अवस्था, या मतलब कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं, किस अवस्था, किस अवस्था, किस अवस्था में होता। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो अपना जो तीसरा क्वेश्चन बनता है उसमें देखना है हमें कि जो अपना मेगा स्पोर बना था, या फिर मेगा स्पोर मदर सेल्स, गुरु बीजाणु मात्र कोश का, वो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोश का, गुरु बीजाणु मात्र कोश का में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्या अच्छे से ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्या अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रहें, और क्या एक्सपी क्लासेस से बराबर जुड़े रहें। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको डेली की डेली ही पढ़नी है, और क्या नोट्स आपको बनाने हैं। और एक बात और है, जैसे कोई डेफिनेशन मैं बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आपको क्या, जैसे मैंने कोई डेफिनेशन बोली, तो आपको साथ के साथ उस चीज को लिखते जाना है। ठीक है, कभी कभार क्या कोई डेफिनेशन क्या होती है, स्किप हो जाती है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरी बुक रट के जाओगे। वहां पर तो आपको क्या डेफिनेशन खुद से बना के लिखनी है। वो कोशिश क्या करो कि जो अपनी आंसर्स लिखा करो या डेफिनेशन, वो खुद से बनाकर लिखा करो। कॉन्सेप्ट बस अपने क्लियर करो, इसके अलावा जो डेफिनेशन है वो क्या तुम्हें खुद लिखनी है जहां वहां पर जाके। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि आपने देखा तो आप सेम वही छप गया, आपको वही जाके आपने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ चीजें होती हैं वो एक दूसरे से लिंक करके होती हैं, याद रहती हैं। ठीक है, तो वहां पर आंसर हमें खुद लिखने पड़ते हैं। तो कोशिश क्या करो कि जो अपने आंसर से या डेफिनेशन से वो खुद लिखा करो। वैसे तो मैक्सिमम क्या मैं लिखते जाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन जो डेफिनेशन मैं छोड़ दूं या रह जाए, कोई गलती से रह जाए, तो आपको क्या करनी है, वो साथ के साथ लिखते जानी है। ठीक है, और अपने क्या नोट्स ऐसे आप आगे आप बनाते रहिए, और क्या कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और बाकी ऑल द बेस्ट।